ब्लास्ट में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा, मीडिया के मित्र कृपया ध्यान दें, आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां एवं अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं। उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि सरकारें चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा ले, जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मीडिया के मित्र कृपया इस बात पर ध्यान दें, आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां एवं अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं। उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकारें चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा लें, जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक इसको रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। इधर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान आया है। वैक्सीन प्रमाण पत्र पर पीएम की फोटो लगाए जाने पर उन्होंने ऐतराज जताया। साथ ही उन्होंने कहा, मोदी फोटो के इतने शौकीन हैं तो उन्हें राजस्थान के 2100 करोड़ वहन करने चाहिए। प्रदेश में पूरा खर्चा उठाया राज्य सरकार ने, ऐसे में प्रमाण पत्र पर होना चाहिए मुख्यमंत्री गहलोत का फोटो। हम इस बारे में केंद्र से बात करेंगे। राज्यों से वैक्सीन पर जीएसटी तक लिया जा रहा है। राज्य को करीब 105 करोड़ रुपए चुकाने पड़े हैं इसके लिए तत्काल, लेकिन पीएम की फोटो प्रमाण पत्र में होना, इसे लेकर ऐतराज अब जताया है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने। इसे लेकर इनका ये बयान आया है। वैक्सीन प्रमाण पत्र पर पीएम की फोटो लगाए जाने पर उन्होंने ऐतराज जताया और साथ ही कहा कि मोदी फोटो के इतने शौकीन हैं तो उन्हें राजस्थान के 2100 करोड़ वहन करने चाहिए। प्रदेश में पूरा खर्चा राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन का उठाया है, 18 से लेकर 44 साल तक के, और ऐसे में प्रमाण पत्र पर होना चाहिए मुख्यमंत्री गहलोत का फोटो। हम इस बारे में केंद्र से बात भी करेंगे। राज्यों से वैक्सीन पर जीएसटी तक लिया जा रहा है। राज्य को करीब 105 करोड़ रुपए चुकाने पड़े हैं इसके लिए तत्काल। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना की स्थिति बताई है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले 7 राज्यों में हैं। 50,000 से कम सक्रिय मामले 17 राज्यों में हैं। देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट 10 में है। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट 3 राज्यों में है। तो 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में मुफ्त में उपलब्ध करवाई गई। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 9 राज्यों में अब तक 6,71,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो इन आंकड़ों की पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना की स्थिति बताई, मौजूदा स्थिति बताई, आंकड़ों को लेकर भी, पॉजिटिव केसेस कितने हैं किस राज्य में, और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी आंकड़ा उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले वाले राज्य 7 हैं। 50,000 से कम सक्रिय मामले वाले राज्य 17 राज्य हैं। तो वही देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट 10 राज्यों में है। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट 3 राज्यों में है। 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में मुफ्त उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 9 राज्यों में अब तक 6,71,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, इन्हें वैक्सीन लग चुकी है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने अपडेट दिया है। 1,05,68,125 को वैक्सीन की पहली डोज यहां पर लगी है। इनमें से 25,22,860 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन यहां पर हो रहा है और कल इस आयु वर्ग के 17,452 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। आज से हमारी टीमें गांव में घर घर जाकर लक्षणात्मक लोगों की जानकारी प्राप्त कर रही है। उनके टेस्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह अभियान 9 मई तक चलेगा और आज से ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग का अभियान भी शुरू किया गया है। आज 75 में से 52 जनपद में ठीक हुए मामलों की संख्या भी ज्यादा रही। कल प्रदेश में 2,32,000 से ज्यादा टेस्ट यहां पर हुए हैं। ये तमाम आंकड़े यहां पर दिए गए और किस तरह से 9 मई तक और ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसे लेकर अपडेट दिया है। 1,05,68,125 को
वैक्सीन की पहली डोज यहां पर लगाई जा चुकी है। इनमें से 25,22,860 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन यहां पर किया जा रहा है और कल इस आयु वर्ग के 17,452 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। आज से हमारी टीमें गांव में घर घर जाकर लक्षणात्मक लोगों की जानकारी प्राप्त कर रही हैं। जिनमें सिम्टम्स हैं उनके टेस्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पूरा अभियान जो चल रहा है ये 9 मई तक चलेगा और आज से ग्रामीण क्षेत्रों में भी टेस्टिंग का अभियान शुरू किया गया है। आज 75 में से 52 जनपद में ठीक हुए मामलों की संख्या ज्यादा है। कल प्रदेश में 2,32,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। आईआईएस बेंगलुरु की मैथमेटिकल मॉडल स्टडी ने पेश की है कोरोना की डराने वाली तस्वीरें। कहा मौजूदा ट्रेंड से देश में 11 जून तक हो सकती है 4,04,000 मौतें। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय का आकलन जुलाई तक 10 लाख से अधिक मौतों का है। विश्व में सबसे अधिक भारत में कोरोना से मौतों की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अभी तक अमेरिका में हुई है सर्वाधिक 5,78,000 मौतें। अभी तक देश में कोरोना लील चुका है 2.25 लाख से अधिक जिंदगियां। स्टडी के अनुसार आने वाले 4 से 6 सप्ताह कठिन समय है जिसमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन ये आईआईएस बेंगलुरु की मैथमेटिकल मॉडल स्टडी है और स्टडी ने पेश की है कोरोना की डराने वाली तस्वीर। स्टडी में कहा गया है मौजूदा ट्रेंड से देश में 11 जून तक 4,04,000 मौतें हो सकती हैं। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय का आकलन है जुलाई तक 10 लाख से अधिक मौतों का। इधर विश्व में सबसे अधिक भारत में कोरोना से मौतों की आशंका है। अभी तक अमेरिका में हुई है सर्वाधिक 5,78,000 मौतें। अभी तक देश में कोरोना लील चुका है 2.25 लाख से अधिक जिंदगियां। स्टडी के अनुसार आने वाले 4 से 6 सप्ताह बेहद कठिन समय है। इधर कोविड की दूसरी लहर से बढ़ने लगी है रोजगार की समस्या। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIA की ये आंकड़े हैं। अप्रैल में खत्म हो गया है 73,50,000 लोगों का रोजगार। इस वर्ष अप्रैल में देखा गया दूसरी लहर का भारी प्रकोप। अर्थव्यवस्था और रोजगार पर कोविड का बहुत बुरा असर इस बार देखने को मिला है। तो कोविड की दूसरी लहर जितनी ज्यादा खतरनाक है, इस दूसरी लहर से अब रोजगार की समस्या भी बढ़ने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़े ये बताते हैं अप्रैल में खत्म हो गया था 73,50,000 लोगों का रोजगार। इस वर्ष अप्रैल में देखा गया दूसरी लहर का भारी प्रकोप। अर्थव्यवस्था और रोजगार पर कोविड का बहुत बुरा असर पड़ा है। और चलिए सीधे रुक करते प्रेस कॉन्फ्रेंस का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Irrespective of being Hindus or Muslims, dying for oxygen shortage and in the COVID crisis. So these are the two questions. देखिए, as far as Article 356 is concerned, what is the procedure? The procedure is that a report is generated by the governor. They get the reports. That report is analyzed by the central agencies and by the Ministry of Home Affairs, and then they take the decision. So it is for them to take the decision, and it is for the reports which is going to say, and it is up to them. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, I had told before election also, even if it may be fit case, हम डेमोक्रेटिकली लड़ने वाले लोग हैं और हमको 77 MLA आपने चुन करके भेजे हैं, मैं लड़ाई लड़ के दिखाऊंगा। You see, we are equally concerned and we are fighting it. Prime Minister Modi is taking meetings, discussing, taking very proactive steps. We are equally concerned. But don't deviate from the issue. Sir, the issue here is that a lot of cadres, BJP cadres, are feeling insecure. Their houses are being burned, they have been ransacked. Now, when the allegation is this, when they call up their respective BJP leaders, they are not picking up the calls. So how do you address that? While few are there in their constituencies, majority are not there in their constituencies. Even one union minister tweeted that I cannot go out, my car will be attacked. How do you respond to that? Frankly speaking, we never knew that Mamta's Khela Hobe is this Khela Hobe. That will be converted into a Khela day. But it has happened. It was unprecedented. We have taken care of it. Bharatiya Janata Party, each worker and systems are on place now. We will fight it out and we'll see to it. And Bharatiya Janata Party के कार्यकर्ताओं की चिंता हम पूरी तरीके से करेंगे. ये unexpected था. I'm shocked. Do you know? More than 80,000 to 1 lakh people have left their houses. मैं partition days ऐसे नहीं कह रहा हूँ. मैं कोई इयोलॉजाइज नहीं कर रहा हूँ. मैं कोई
ओवर एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं। ये ठीक है कि हमारी कोविड महामारी के दौर में गुजरात में भी ऑक्सीजन की कमी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में सिलेंडर कारखानों में उत्पादन बंद हुआ है। गांधीधाम कच्छ स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये कारखाने हैं। यहाँ होता है देश के 1/3 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोडक्शन। गुजरात के ही कारखाने में सिलेंडर्स का प्रोडक्शन 11 दिन से बंद है। तो गुजरात जहां पर कोविड महामारी के दौर में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में सिलेंडर कारखानों में उत्पादन भी बंद है। गांधीधाम कच्छ स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पर कारखाने हैं। यहां होता है देश के 1/3 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोडक्शन। गुजरात के कारखाने में सिलेंडर्स का प्रोडक्शन पिछले 11 दिनों से बंद है। बोर्ड लेवल के बड़े अधिकारियों के निधन से मुख्य सीट खाली हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में कई कंपनियों के बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। लिस्टेड कंपनियों ने ही की है अधिकारियों के निधन की घोषणा। ज्यादातर बोर्ड सदस्यों की उम्र होती है 60 वर्ष से ज्यादा, और ऐसे में ज्यादा उम्र होने से भी निधन हो सकता है। कई कंपनियों के सामने बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने की चुनौती है। इस समय बहुत बढ़ गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम भी। तो ये देखने को मिला है जितनी भी बड़ी कंपनियों की बात करें, बोर्ड लेवल के बड़े अधिकारियों के निधन से यहाँ पर मुख्य सीट खाली हो चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों में ही अगर नजर डालें तो कई कंपनियों के बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। लिस्टेड कंपनियों ने ही अधिकारियों के निधन की यहाँ पर घोषणा की, और ज्यादातर बोर्ड सदस्यों की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होती है। ऐसे में ज्यादा उम्र होने से भी निधन हो सकता है। कई कंपनियों के सामने अब बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने की चुनौती है। इस समय बहुत बढ़ गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी की मांग है कोविड को राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की गई है। इस स्थिति में बैड लोन के नियम बदलने की जरूरत है। डूबते खाते के हर कर्ज पर मिलनी चाहिए 2 साल की मोहलत। 2 साल के भीतर रिस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं बड़े बैड लोन। कई बैंकों ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सितंबर तक का यहाँ पर समय भी मांगा था कि उन्हें सितंबर तक का वक्त दिया जाए। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं हम एनबीएफसी की मांग कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि कोविड को राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने की ये लगातार मांग उठाई गई है। इस स्थिति में बैड लोन के नियम बदलने की भी यहाँ पर जरूरत है। डूबते खाते के हर कर्ज पर या 2 साल की मोहलत मिलनी चाहिए। 2 साल के भीतर रिस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं बड़े बैड लोन। कई बैंकों ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सितंबर तक का वक्त मांगा है। देश में ऑक्सीजन की डिमांड व सप्लाई में असंतुलन है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में डिमांड ज्यादा है। ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन कंपनियां बता रही हैं। क्रायोजेनिक कंटेनर सिलेंडर्स की कमी से यहां ऑक्सीजन की सप्लाई भी बिगड़ रही है, और ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। देश में ऑक्सीजन की डिमांड व सप्लाई में असंतुलन नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में डिमांड बहुत ज्यादा है। ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु में जरूरत से ज्यादा यहां पर ऑक्सीजन है। कंपनियां बता रही हैं क्रायोजेनिक कंटेनर सिलेंडर्स की कमी, वही कंटेनर सिलेंडर्स की कमी से यहां ऑक्सीजन सप्लाई भी बिगड़ रही है। स्टील कंपनियां, ऑयल रिफाइनरीज भी यहां प्रोडक्शन कर रही हैं, और इस समय देश में 7,500 टन मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है। इसकी तुलना में 9,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप कर रहा है रोजाना 1200 टन का उत्पादन। इसमें से सिर्फ 900 टन ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर की जा रही है। तो स्टील कंपनियां हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन यहां पर जारी है। इस समय देश में 7,500 टन मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है, और इसकी तुलना में 9,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप कर रहा है रोजाना 1200 टन का उत्पादन। इसमें से सिर्फ 900 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। चलिए, न्यूज ब्लास्ट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। में सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नई बहस को अब जन्म दिया है, और उन्होंने कहा पीएम मोदी को कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए नितिन गडकरी को। सिर्फ पीएमओ पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहस जरूर यहाँ छेड़ती है
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना महामारी के बीच चर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब इस ट्वीट के जरिए नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए नितिन गडकरी को। सिर्फ पीएमओ पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। केंद्र सरकार एनएचएआई के जरिए राजस्थान में 16 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 581 ऑक्सीजन प्लांट स्थापना पर कार्य शुरू कर दिया है। योजना के लिए एनएचएआई को नोडल एजेंसी बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया। राजस्थान में जयपुर में 6, कोटा में 2, सीकर, लाडनू, पाली, सोजत, अजमेर, नसीराबाद, नाथद्वारा और बालोतरा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। एनएचएआई के सीजीएम एमके जैन होंगे प्रदेश के नोडल अधिकारी। युद्ध स्तर पर एनएचएआई प्लांट्स के सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य पूरा करेगा। रिकॉर्ड समय में सभी प्लांट से शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन का उत्पादन। तो ये कार्य शुरू किया जा चुका है। ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ पर स्थापना करेगा केंद्र सरकार। जहां राजस्थान में 16 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने देश भर में ये पूरी तैयारी कर रखी है। 581 ऑक्सीजन प्लांट यहां लगाए जाएंगे। स्थापना पर किया है कार्य शुरू भी। वह योजना के लिए एनएचएआई को नोडल एजेंसी बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जयपुर में 6, कोटा में 2, सीकर, लाडनू, पाली, सोजत, अजमेर, नसीराबाद, नाथद्वारा और बालोतरा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। एनएचएआई के सीजीएम एमके जैन प्रदेश के नोडल अधिकारी होंगे। युद्ध स्तर पर एनएचएआई प्लांट्स के सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य पूर्ण करेगा और रिकॉर्ड समय में सभी प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में भी जारी रहेगी डिलीवरी। 3 मई से 17 मई तक राज्य सरकार ने घोषित किया है ये पखवाड़ा। जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक ए.के. गुप्ता ने इसे लेकर बताया कि 18 अप्रैल से उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई थी होम डिलीवरी की सुविधा। फोन नंबर 0141271367 पर उपभोक्ता अपनी बुकिंग करा सकते हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सरस उत्पादों की डिलीवरी के लिए ऑर्डर बुक करा सकते हैं। जयपुर डेयरी की वेबसाइट है www.jaipurdairy.com पर ऑर्डर बुक कर सकते हैं। 24 घंटे पूर्व कम से कम 500 रुपए के सरस उत्पादों का ऑर्डर यहां पर बुक करना जरूरी होगा। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि अब 3 से 17 मई तक राज्य सरकार ने पखवाड़ा घोषित कर रखा है। ये महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है। इसमें डिलीवरी जारी रहेगी। जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक ए.के. गुप्ता ने इसे लेकर बताया है कि 18 अप्रैल से उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई थी होम डिलीवरी की सुविधा, जिसमें फोन नंबर भी दिया गया। उपभोक्ता फोन पर भी कॉल कर बुकिंग करा सकते हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सरस उत्पादों की डिलीवरी के लिए ऑर्डर बुक कराया जा सकता है। जयपुर डेयरी की वेबसाइट है www.jaipurdairy.com। यहाँ पर भी ऑर्डर बुक किया जा सकता है, बशर्ते 24 घंटे पहले या कम से कम 500 रुपए के सरस उत्पादों का ऑर्डर बुक करना यहाँ जरूरी होगा। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बारात 30 अप्रैल को बंधेवा ग्राम पंचायत क्षेत्र से निकली है। महिपाल सिंह की बारात केसूनापाला महेचो की ढाणी से रवाना हुई। 15 ऊंटों पर 30 बाराती पहुंचे कालजीरो भाटियों की ढाणी में और इस तरह जैसलमेर जिले से बाड़मेर जिले में ये बारात पहुंची है। कम से कम 50 वर्ष के बाद क्षेत्र में ऊंटों पर बारात देखी गई है और बेहद दिलचस्प तस्वीर थी। हालांकि प्रोटोकॉल की पालना यहां पर की गई। कोरोना के कारण ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये बारात निकली। 30 अप्रैल को बंधेवा ग्राम पंचायत क्षेत्र से ये बारात निकली। महिपाल सिंह की ये बारात केसूलापाना महेचो की ढाणी से रवाना हुई। 15 ऊंटों पर 30 बाराती पहुंचे कालजीरो भाटियों की ढाणी में और इस तरह जैसलमेर जिले से बाड़मेर जिले में ये बारात पहुंची और कम से कम 50 वर्ष के बाद क्षेत्र में ऊंटों पर बारात देखी गई। हैदराबाद के जू में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब यहां मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। बायोलॉजिकल पार्क में बिग कैट्स की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कुल 14 बिग कैट्स हैं। 4 रॉयल बंगाल टाइगर, 1 व्हाइट टाइगर, 5 पैंथर, 3 एशियाटिक शेर और 1 हाइब्रिड शेर। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। बिग कैट की दिनचर्या, डाइट और हेल्थ चेकअप की सघन मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। केयर टेकर्स को भी मास्क, पीपीई किट व ग्लव्स और सैनिटाइजेशन के बाद ही
प्रवेश यहां पर दिया जा रहा है। तो जिस तरह से 8 बब्बर शेर यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले थे हैदराबाद में के जू में, उसके बाद ही अब मॉनिटरिंग यहां भी बढ़ाई गई है। बायोलॉजिकल पार्क में बिग कैट की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कुल 14 बिग कैट्स हैं, 4 रॉयल बंगाल टाइगर, 1 व्हाइट टाइगर, 5 पैंथर, 3 एशियाटिक शेर और 1 हाइब्रिड शेर। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में ही पूरी मॉनिटरिंग यहां पर हो रही है। बिग कैट की दिनचर्या, डाइट और हेल्थ चेकअप की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। केयर टेकर्स को भी मास्क, पीपीई किट व ग्लव्स और सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई के शिकंजे में हैं। अनिल देशमुख के बेटों की 6 कंपनियों पर सीबीआई की निगाहें हैं। इनमें एक कंपनी कोलकाता में जिस पते पर रजिस्टर्ड है वहां माना जाता है बेनामी कंपनियों का हॉटस्पॉट है। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रही है सीबीआई। अब देशमुख के 2 बेटों की कंपनियों की भी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो गहन जांच पड़ताल जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई के शिकंजे में हैं। अनिल देशमुख के बेटों की 6 कंपनियों पर सीबीआई की निगाहें हैं। इनमें एक कंपनी कोलकाता में जिस पते पर रजिस्टर्ड है वो माना जाता है बेनामी कंपनियों का हॉटस्पॉट। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है और अब देशमुख के 2 बेटों की कंपनियों की भी जांच पड़ताल होगी। अभी तक मुख्यमंत्री का नाम नहीं हुआ है फाइनल। मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल और दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा शर्मा प्रमुख दावेदार हैं। बात हम असम की कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सोनोवाल को अपना चेहरा नहीं बताया था और अब शर्मा समर्थकों को उनके नेता के मुख्यमंत्री बनने की यहां पर उम्मीद जागी है। परिणाम आने के 3 दिन बाद भी विधायक दल की कोई बैठक ही नहीं हुई है और पूछे जाने पर भाजपा नेता कहते हैं एक ही बात, भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा नेता का फैसला। नवनिर्वाचित विधायक कर रहे हैं सोनोवाल व शर्मा से मुलाकातें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई भी पर्यवेक्षक तय नहीं हुआ है। असम में भाजपा गठबंधन को मिली है 75 सीटें, जबकि अकेले बीजेपी को मिली है पिछली बार के बराबर 60 सीटें। भाजपा की सफलता में माना जा रहा है मुख्यमंत्री सोनोवाल की छवि को और साथ ही हेमंत शर्मा के रणनीति की भी यहां पर अहम भूमिका मानी जा रही है। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर वो भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि इंतजार अभी किया जा रहा है। 3 दिन का वक्त भी बीत चुका है जब परिणाम यहां पर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी किसी नाम को लेकर कोई चर्चा सामने नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सोनोवाल को अपना चेहरा नहीं बताया था और ऐसे में अब शर्मा समर्थकों को उनके नेता के मुख्यमंत्री बनने की यहां पर उम्मीद जागी है। परिणाम आने के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विधायक दल की अब तक कोई बैठक नहीं हुई और पूछे जाने पर भाजपा नेता एक ही बात कहते हैं, भाजपा संसदीय बोर्ड नेता का फैसला करेगा। नवनिर्वाचित विधायक कर रहे हैं सोनोवाल व शर्मा से मुलाकातें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक पर्यवेक्षक तय ही नहीं हुआ। असम में भाजपा गठबंधन को 75 सीटें मिली हैं, जबकि अकेले बीजेपी को मिली है यहां पर पिछली बार के बराबर 60 सीटें। भाजपा की सफलता में माना जा रहा है मुख्यमंत्री सोनोवाल की छवि और साथ ही हेमंत शर्मा की रणनीति की भी मानी जा रही है यहां पर अहम भूमिका। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर शामिल हो गए थे वो भाजपा में। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मराठा समुदाय को आरक्षण के कानून को खारिज कर दिया। हमने सर्वसम्मति से कानून पारित किया था। अब न्यायालय का कहना है कि महाराष्ट्र इस पर कानून नहीं बना सकता है, केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना सकते हैं। मराठा समुदाय को आरक्षण को लेकर पत्र लिखेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। उन्होंने इसे लेकर कहा कि इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वाला हूं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के ऐसे लोग जिनकी आय कम है उन्हें आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में सही से अपना पक्ष रखने में विफल रही है। मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। क्षेत्रीय समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।